Hello all, welcome to our channel. So today we are going to discuss about the nucleus. न्यूक्लियस के बारे में हम देखेंगे, उसमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। हम कहते हैं न्यूक्लियस को इट इज ब्रेन ऑफ सेल. Why it is called the brain of cell? Because it control all other activity of the cell या all other activity associated with the nucleus. ठीक है, दूसरे जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी जो भी एसोसिएटेड होंगे अपने कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो भी किस पर डिपेंड होंगे? न्यूक्लियस पर. सो इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल. लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ यूकैरियोटिक सेल. जितने भी हम सेल ऑर्गेनल पढ़ते हैं हम देखते हैं इसमें से जो न्यूक्लियस होता है इट इज लार्जेस्ट अमंग ऑल द अदर सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर में भी हम देखते हैं कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें कि न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है या मैच्योरिटी तक आते आते क्या होता है वो लॉस हो जाता है. जब हम बात करते हैं आरबीसीज की मैमल्स में तो हम क्या देखते हैं? द मेच्योर आरबीसी मैमल्स, आरबीसी ऑफ मैमल्स दे लूज देयर न्यूक्लियाई. यही चीज हम जब प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसमें जो सीव ट्यूब्स होती हैं फ्लोएम में वो भी क्या करती हैं? लॉस कर देती हैं या उनमें नहीं प्रेजेंट रहता है. सॉरी, लॉस नहीं करते, उनमें प्रेजेंट ही नहीं रहता है न्यूक्लियस. ठीक है, लेकिन इनमें इनका सर्वाइवल क्या है? लॉन्ग लास्टिंग रहता है या काफी टाइम के लिए रहता है. लेकिन आरबीसी जो होती है मैमल्स की वो क्या करती हैं? इनिशियल जब स्टेज में होती हैं तब इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट व्हेन दे गेट मैच्योर्ड दे लॉस देयर न्यूक्लियस. ये बात हो गई आरबीसीज की और सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम की. फिर हम बात करते हैं कि इसकी डिस्कवरी की. सो रॉबर्ट ब्राउन फर्स्टली डिस्क्राइब अबाउट द न्यूक्लियस. ये चीज मैं पहले भी बता चुकी हूँ जो हमने फर्स्ट स्लाइड में कवर किया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू सेल थ्योरी देखी थी. उसमें भी मैंने बताया था कि रॉबर्ट ब्राउन ने जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी वो किसमें की थी? रूट सेल ऑफ ऑर्किड में. ठीक है, ये डिस्कवरी हो गई किसकी? न्यूक्लियस की. अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस की प्रेजेंस मतलब कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें कि सेल में कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं. तो ये कंडीशन यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकती है, बाइन्यूक्लिएट भी हो सकती है और मल्टीन्यूक्लिएट भी कंडीशन हो सकती है. हम यूनिन्यूक्लिएट की बात करते हैं जब तो हमें पता है यूनि मीन्स होता है सिंगल और न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस की बात हो रही है. तो जिन भी सेल्स में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो यूनिन्यूक्लिएट होंगे. जैसे कि क्लेमाइडोमोनास की बात करें हम. बाइन्यूक्लिएट कंडीशन पैरामीशियम में two nucleus are found, so it is binucleate condition. In the case of multinucleate condition, here many number of nucleus are present. ठीक है, जैसे हम ह्यूमन सेल्स में स्टेटेड मसल्स की बात कर लें उसमें भी मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन बात होगी. अगर हम कई फंगस की बात करते हैं या फिर हम बात करें वाउकेरिया की बात कर लें, इसमें क्या होता है? कई सारे क्या होते हैं? न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. अब ये न्यूक्लियस में सेप्टा प्रेजेंट भी हो सकता है जो कि सेपरेट करता है वॉल फॉर्मेशन के द्वारा या नहीं भी हो सकता है. लेकिन कंडीशन कैसी है इसमें? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है जिसको हम क्या और भी क्या कहते हैं? सिंशियम. ठीक है, या हम बोलते हैं सिंशिएट कंडीशन जो प्रेजेंट होती है उसकी हम बात करते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में. ठीक है, अब हम अगर फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस की बात करें कि मतलब न्यूक्लियस किस किस स्ट्रक्चर या शेप का होता है तो हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो राउंड भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है. इट में बी ब्रांच्ड आल्सो, लोब्ड, लेंस शेप, रिबन शेप भी हो सकता है. ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के फॉर्म्स की बात हुई. केमिकल कंपोजिशन की बात करें अगर हम न्यूक्लियस की तो हम क्या देखते हैं कि एक composed of 80% of protein, 12% of DNA, 5% of RNA and 3% of lipids. ठीक है, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है डायग्राम किसका? न्यूक्लियस का, जिसको हम देख रहे हैं स्ट्रक्चरल डायग्राम इसका. इसमें हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है इट इज जनरली, नॉट इवन जनरली, कंपल्सरी है कि डबल मेम्ब्रेन क्या होगा? बाउंडेड स्ट्रक्चर होगा जिसमें कि जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की वो कैसी होगी? डबल लेयर्ड होगी. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन. इन आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस. ठीक है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क है जिसकी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बात की थी कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो क्या होगा? ये पूरा जो ट्यूब्यूल का नेटवर्क है वो
आउटर मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस की, कहाँ से होगा, वहां से अटैच्ड होगा। ठीक है, इस आउटर मेम्ब्रेन में राइबोसोम्स भी क्या होंगे, अटैच्ड होंगे एज प्रेजेंट इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अंदर की तरफ मूव करें तो हम क्या देखते हैं, इसमें जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है या जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, या तो हम बोलते हैं कैरियोलिम्फ। ठीक है, कैरियोलिम्फ मतलब जहां पर भी कैरियो टर्म यूज होता है वहां पर कैरियो का मतलब होता है, कैरी ऑन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो ठीक है, हम इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल देंगे, कैरियोलिम्फ। ऐसे ये मेम्ब्रेन है तो हम इनको क्या बोलते हैं, कैरियोथीका। अब कैरियोथीका में तीनों चीजें आ जाएंगी, आउटर मेम्ब्रेन, पेरिन्यूक्लियर स्पेस, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे सेल में न्यूक्लियस सेंट्रल रोल प्ले करता है, इसी तरह से न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस के अलावा इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो नेटवर्क फॉर्म होता है अंदर, जो जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, कंटेन करता है, वो हमारा क्या है, क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। अब ये क्रोमैटिन नेटवर्क जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन बियर करता है, अब हम बात करते हैं कि जब यूकैरियोटिक सेल में तो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये क्रोमैटिन नेट क्या है, तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये क्रोमैटिन नेट ही जब सेल डिवीजन के लिए सेल तैयार होती है तो ये फर्दर किस में मॉडिफाई हो जाता है या स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाता है, बन जाता है, इट विल ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब इसके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे स्ट्रक्चर की, न्यूक्लियस की। ओके, अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ चीजें बतानी है न्यूक्लियस के बारे में जो कि हमने पार्ट्स पढ़े न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में, न्यूक्लियर सैप के बारे में, क्रोमैटिन नेटवर्क एंड न्यूक्लियोलस। ये क्या है, मेन जो न्यूक्लियस है इन पार्ट्स में क्या होता है, डिविजिबल होता है। न्यूक्लियर एनवेलप में हमने देखा कि इसमें आउटर मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन थी। तो क्या फंक्शन है, ये न्यूक्लियर एनवेलप करता क्या है, सो इट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, क्योंकि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म को फेस करते हुए प्रेजेंट है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो किसको फेस करती हुई है, न्यूक्लियोप्लाज्म को। तो ये दोनों को क्या करती है, सेपरेट करती है, न्यूक्लियस को सेपरेट करती है, कहां से, फ्रॉम द आउटर एनवायरमेंट। ठीक है, न्यूक्लियर सैप जो होता है इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हम बात करें राइबोसोम्स की, और आरएनए जो प्रेजेंट होता है कहां पर, न्यूक्लियर सैप में प्रेजेंट होता है। अब ये बात करें, अगर हमने बात की कि राइबोसोम की लोकेशन और आरएनए की लोकेशन जो कहाँ है, न्यूक्लियस सैप में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि राइबोसोम एंड आरएनए जो है ये दोनों ही चीज हमारी साइटोसोल में भी प्रेजेंट होती है। तो जब हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सी चीज है जो कि न्यूक्लियर सैप में भी प्रेजेंट है, दैट इज इन द न्यूक्लियोप्लाज्म एज वेल इन द साइटोप्लाज्म। तो राइबोसोम और आरएनए जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में भी और साइटोप्लाज्म में भी। क्रोमैटिन नेटवर्क की बात करते हैं जब हम, तो क्रोमैटिन नेटवर्क जो होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ, पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में स्प्रेड रहता है या फैला हुआ रहता है। अब ये क्रोमैटिन नेटवर्क कंसिस्ट क्या करता है, इसमें जो थ्रेड पार्टिकल हैं ये क्या होते हैं, इनमें जीन्स लोकेटेड होते हैं, या हम कहें जो क्रोमोसोम होते हैं इनमें भी क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जीन्स होते क्या हैं, ये यूनिट है ऐसी जो कि क्या बियर करती है या क्या कैरी करती है, ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को क्या करती है, कैरी करती है, जो कि जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होंगे ये जीन्स, तो वो क्या करेंगे, कुछ कैरेक्टर्स इसके नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करेंगे। तो इसीलिए हम देखते हैं जो सिमिलरिटी और वेरिएंस देखते हैं डिफरेंट प्रोजेनीज में या जो भी ऑफस्प्रिंग होती हैं उनमें, वो किस वजह से होती हैं, इन जीन्स की वजह से भी होती हैं। ठीक है, ये जीन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस की बात जब करते हैं तो न्यूक्लियोलस भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस का। तो हम इसकी डिस्कवरी जो है हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी किसने की थी, फोंटाना ने की थी। इसके अलावा जो राइबोसोमल आरएनए है उसका सिंथेसिस डेली कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जो है इट टेक्स पार्ट इन द सेल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन भी होता है। ठीक है, विदाउट द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस सेल डिवीजन कैन नॉट बी कंप्लीटेड। हम बात करते हैं मियोसिस की और माइटोसिस की। ठीक है, इसमें क्या होता है, और माइटोसिस में, इसमें भी
न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। एक अब इसमें से हम मियोसिस को क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन में भी कहते हैं, माइटोसिस को क्या कहते हैं, इक्वेशन डिवीजन में कहते हैं। ठीक है, एक हम स्टडी करेंगे तो डिस्कस करेंगे क्यों है। इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल। अगर सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं करेगी। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं, जैसे हमने ऊपर बात की थी फ्लोएम सेल्स में, सिफ्ट सेल्स की बात की थी, उसमें हम क्या देखा था कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है लेकिन फिर भी वो क्या करती हैं, सर्वाइव करते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ आरबीसी वो मैच्योर होंगी और दे विल लॉस देयर न्यूक्लियस, तो उसके बाद वो बहुत टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाती है। ठीक है, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द रिप्रोडक्शन। आप रिप्रोडक्शन में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यही जो हमने क्रोमोसोम्स की बात की, इसमें जो सेकेंडरी कॉन्सेक्शन होता है, न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है, ये किसमें हेल्पफुल रहता है, फिर हमारे रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बात हमने कर ली है। जो जीन्स होते हैं दे कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जीन्स या इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। राइबोसोम का फॉर्मेशन में देख लिया कि आरएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आरएनए का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। राइबोसोम का भी जो फॉर्मेशन है वो किस पर डिपेंड होता है, न्यूक्लियस पर डिपेंड होता है, क्योंकि जो भी एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके फॉर्मेशन के लिए वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। वेरिएशन की बात हम करते हैं, जेनेटिक वेरिएशन की बात करते हैं, तो क्यों है, कैसे वेरिएशन क्रिएट होगा। सपोज कोई जीन है जो कि ट्रांसफर नहीं हो पाया, या कोई ऐसा जीन है जो कि करेक्टर हो गया जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो गई, अब उसके थ्रू क्या हो गया, मिक्स्ड कैरेक्टर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो और ऑफ स्प्रिंग जो है वो क्या है, अपने जो पेरेंटल कैरेक्टर हैं उनके अलावा भी जो कैरेक्टर शो कर रहे हैं वो किस कारण से हो रहा है, वेरिएशन के कारण से हो रहा है। तो ये वेरिएशन कैसे आते हैं, ये जीन्स के कारण आते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन में विजिबल होते हैं। ठीक है, और जब हम बात करते हैं सेल के मेटाबॉलिज्म की, व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल मेटाबॉलिज्म, वी नो द न्यूक्लियस रेगुलेट द सेल मेटाबॉलिज्म बाय डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ फंक्शनल प्रोटीन, या जिनको हम क्या बोल रहे हैं, एंजाइम्स बोल रहे हैं, इसका सिंथेसिस होगा। और जो एंजाइम है ये क्या कंट्रोल करेंगे, सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगे। तो ये चीज डिस्कशन हो गया हमारे किस पर, न्यूक्लियस पर। अच्छा, कुछ चीज जो मैंने बताई थी वहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल होती है, बेसिक इनके जो लोकेटेड होता है न्यूक्लियस, ये डिफर करता है कैसे, कि जो प्लांट सेल होती है उसमें न्यूक्लियस कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, हमारे पेरिफेरी में शिफ्ट हो जाता है। बट इन द एनिमल सेल न्यूक्लियस इज लोकेटेड मेनली इन द सेंटर। वो मैंने यही बताया था कि क्यों, क्योंकि जो प्लांट सेल होते हैं इसमें जो वैक्यूल का साइज होता है वो काफी लार्ज होता है एज कम्पेयर टू द एनिमल सेल, जिसमें कि बहुत ही रिड्यूस्ड वैक्यूल होते हैं, कम होते हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल द न्यूक्लियस विल बी शिफ्टेड टू द पेरिफेरी ऑफ द सेल या साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी प्लांट सेल और एनिमल सेल में न्यूक्लियस के पोजीशन की। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस। और अगर कोई डाउट हुआ आपको इसमें से तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।